तो बच्चों हमने डेफिसिट में ये समझ लिया था कि अगर हमारी कमाई ज्यादा होगी एक्सपेक्टेड और खर्चा एक्सपेक्टेड कम होगा तो इट इज सरप्लस बजट, जो अच्छा बिल्कुल नहीं होता। लास्ट लेक्चर में बड़ा प्रॉपरली समझाया गया था। कमाई और खर्चा आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड है बराबर होगा, बैलेंस्ड बजट प्रैक्टिकली कभी हो ही नहीं सकता। और अगर वेलफेयर स्टेट है, डेवलपिंग कंट्री है, तो खर्चे हमेशा आपके ज्यादा होंगे और कमाई हमेशा कम होगी, क्योंकि आज ज्यादा खर्च करेंगे तो वो फ्यूचर के लिए फ्यूल अप करेगा कंट्री को और कमाई होने लग जाएगी। इज दैट क्लियर? जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने हर गली मोहल्ले में एक वो क्या कहते हैं कम्युनिटी जिम स्टार्ट कर दिया। आप देखते होंगे चौराहे वगैरह पे लगे रहते हैं, तो छोटे बच्चे झूला भी झूल लेते हैं उसमें, उनको तो झूला ही हर चीज। ओके, अब जब लोग देखेंगे भाई चौराहे पे फ्री में जिम मिल रहा है, तो वो अपने शहर को छोड़ के नहीं जाएंगे। या वो जो जिम में हर महीने 2-3-4 हजार रुपए बर्बाद करते हैं, फोकट में कसरत करने का मौका मिल रहा है, तो ये 4-5 हजार रुपए वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे खर्च करेंगे। तो पहले गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी, जिससे लोगों को फोकट की सर्विसेज मिलेंगी, लोगों के पैसे बच जाएंगे और लोग उस पैसे को कहीं और स्पेंड करेंगे। इज दैट क्लियर? तो अल्टीमेटली कंट्री विल ग्रो। अब गवर्नमेंट अगर ये कम्युनिटी जिम सेटअप करे ही ना, आई रिपीट चिल्ड्रन, ये कम्युनिटी जिम सेटअप करे ही ना, तो ठीक है, सरकार ने अपने हजारों करोड़ रुपए खर्च नहीं किए, विद द सेइंग पैसा ही नहीं तो कहां से खर्च करें? अरे भैया बोरो कर लो कहीं से। क्यों बोरो कर ले? आप बोरो करेंगे, आप उस पैसे को खर्च करेंगे, जिम लगाएंगे कम्युनिटी में, तो लोग जिम जाने पे अपने पैसे बचा लेंगे, उस पैसे को लोग कहीं और खर्च करेंगे, तो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज होगा, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उस तरह के गुड्स बनाए जाएंगे। तो अगर मेरे 3 हजार रुपए हर महीने जिम पे खर्च हो जा रहे हैं, तो भाई मैं और पैसा नहीं खर्च कर पाऊंगा। बट अगर जिम चौराहे पे फ्री में लग जाए, तो दिस 3,000 रुपी एवरी मंथ आई बी सेविंग इन टू सम म्यूचुअल फंड्स। If not mutual funds, I may save this money for 10 months and get a new air conditioner installed in my house. If not a new air conditioner, 3,000 per month 3 years तक बचा लेंगे, तो 1 लाख रुपए होगा, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लेंगे, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड, एसी की डिमांड बढ़ेगी। फैक्ट्रीज में इनको बनाने के लिए वर्कर्स को एम्प्लॉय किया जाएगा, उन वर्कर्स को पैसा मिलेगा जब हम खरीदेंगे, यस और नो, तो उनकी इनकम बढ़ेगी एंड कंट्री विल ग्रो। तो हमेशा डेफिसिट बजट अच्छा होता है, सरप्लस अच्छा नहीं होता। और सर बैलेंस ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मिथ्या है, मोह माया है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। कभी ऐसा आ जाए तो इसे महज एक इत्तेफाक भी ना माना जाए। ओके, तो चलिए, सबसे घटिया एकदम दलिद्दर टाइप की जो डेफिसिट होती है बच्चों, वो होती है रेवेन्यू डेफिसिट। तो मैं एक एग्जांपल फ्रेम करने वाला हूं आपके सामने थोड़ी ही देर में, तो आपको उससे समझ में आएगा रेवेन्यू डेफिसिट है क्या। सब लोग रेडी हैं समझने को? चलिए, तो जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप भी कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। लेफ्ट साइड में आप लिखेंगे रिसिप्ट्स एंड राइट साइड में आप लिखेंगे बच्चों व्हाट? एक्सपेंडिचर। रोजमर्रा का जो रिसिप्ट होगा चिल्ड्रन, दैट इज नोन एज व्हाट? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कभी खुशी कभी गम, कभी कभी आने वाले पैसों को क्या बोलेंगे हम? कैपिटल रिसिप्ट्स। रोजमर्रा के जो खर्चे गवर्नमेंट बजट में मतलब उम्मीद लगा के बैठी है, इट इज व्हाट चिल्ड्रन? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो कभी कभी पैसे खर्च होंगे, दैट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? पक्का? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां पे होगा या कैपिटल रिसिप्ट कैसे कैसे होगी, इसको भी मार्क कर लेते हैं। यू मे सेल सम ऑफ योर assets or you may borrow from the public। बाहर से भी बोरो कर सकते हैं, दूसरे देश से, तो एक्सटर्नल डेट हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? वी मे क्रिएट सम डैम्स, सम न्यू फ्लाईओवर्स, सम हाईवेज। तो सर फायदा क्या सरकार को? अरे भाई, हाईवे का जब कंस्ट्रक्शन होगा तो क्या रोबोट बना देगा पूरा हाईवे? वर्कर्स, मेसन वर्कर्स को नौकरियां मिलेंगी कम से कम, उसको मैनेज करने के लिए इंजीनियर्स को जॉब मिल जाएगा, सीमेंट वाली फैक्ट्री का सीमेंट बिकेगा, जो डामर बनाती है कंपनी ब्लैक कलर का चारकोल को नहीं था, वो चारकोल पे कम से कम जनरेट होगा। ईटा पत्थर गिट्टी सीमेंट सैंड सरिया, आजकल तो बहुत भयंकर भयंकर फ्लाईओवर्स बनते हैं। जो पेंट करेगा फ्लाईओवर, पेंटर को नौकरी मिल जाएगी।
फिर इलेक्ट्रिफिकेशन होगा तो जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज हैं उनका आउटपुट बिकेगा मार्केट में, इलेक्ट्रीशियन को नौकरी मिल जाएगी। सर गवर्नमेंट को फायदा क्या है इससे? हम ये पूछ रहे हैं, आप दाएं बाएं चीजें घुमाए पड़े हमको। अरे भाई लोगों की स्पीड फास्ट हो जाएगी। तो आपको एक चॉइस मिले, दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेस वे से अगर आप जाते हैं तो आपको लेटेस्ट से 4 घंटे लगते हैं, नॉर्मल रूट से आपको 6.5 घंटे लगते थे, तो आपका 2.5 घंटे का ट्रैवल टाइम बचेगा। सुबह 8 बजे इंसान निकले, आगरा पहुंच जाए 12 बजे, 1 बजे अपने एम्प्लॉइज के साथ मीटिंग अटेंड करे, 4 बजे मीटिंग खत्म करके 5 बजे चले, 9 बजे रात में अपने घर आ जाएगा। ऐसे 6.5 to 7 hours लगते थे। मॉर्निंग 8 o'clock जाएंगे तो मुश्किल से पहुंचेंगे ही सो कॉल्ड 7 घंटे बाद, दिन में 2-3 बजे के आसपास। फिर आप मीटिंग स्टार्ट करेंगे तो अब अगले दिन आएंगे, तो आपका होटल में स्टे का खर्चा बढ़ेगा, टायर्ड अलग आप हो जाएंगे, ये सुन नो। तो इसमें आपका टाइम बचा कम से कम। अब टाइम बचा तो आपने ज्यादा प्रोडक्टिविटी दिखाई, तो गवर्नमेंट को ये फायदा कि हमने 10,000 करोड़ रुपए एक फ्लाईओवर पे खर्च कर दिए ओवर द पीरियड ऑफ 10 years। 10,000 करोड़ प्रिंसिपल, 10,000 करोड़ उसका इंटरेस्ट, 20,000 करोड़ की लागत आ गई, 44,000 करोड़ रुपीस का टोल कलेक्ट होगा। 44,000 करोड़ का 10 साल में टोल कलेक्ट होगा। सरकार ने लगाया कितना विद इंटरेस्ट? 20,000 करोड़। आया कितना? 44,000 करोड़। कितना एक्स्ट्रा आ गया? 24,000 करोड़। कन्वेंशन सेंटर बना दिया, G20 की मीट करा ली, चंद्रयान लॉन्च कर दिया, तो ये सब देख के फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंट्री में आएगा कि नहीं आएगा? तो एक्सपेंडिचर शुड और शुड नॉट बी डन? शुड बी डन। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? हम या तो अपनी लिए असेट्स खरीदेंगे बच्चों, और या अपने लोन को क्या करेंगे? रीपे कर देंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा? यहाँ पे थोड़ा हमें मतलब है इस बात से, तो हम खास फोकस कर रहे हैं। वील पे इंटरेस्ट एंड वील पे अदर एक्सपेंसेस। ये इंटरेस्ट वाला जो एलिमेंट है ना बच्चों, ये फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने अलग अलग क्लासिफाई कर दिया। एल्स आई वुड हैव रिटन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एट वन प्लेस ओनली। रेवेन्यू रिसिप्ट्स चिल्ड्रन, अब मान लीजिए एक टैक्स रिसिप्ट्स है और एक नॉन टैक्स रिसिप्ट्स है। सबको बात समझ में आ रही है? अब इनकी वैल्यूज फिल करनी स्टार्ट करते हैं। आर पीपल रेडी विद दिस? चलिए लेट्स कंटिन्यू चिल्ड्रन। 8,000 करोड़ कम हो गया, 80,000 करोड़ टैक्स रिसिप्ट, 25,000 करोड़ नॉन टैक्स रिसिप्ट, इंटरेस्ट 3,000 करोड़, अदर एक्सपेंसेस मान लेते हैं 1,15,000 करोड़। इतना ज्यादा खर्चा सर? इंडिया है भाई, कोई गरीब देश थोड़ा है। एसेट्स बेची 22,000 करोड़ की, लोन बोरो किया 7,000 करोड़ का। समझ में आ गया? एसेट आपने खरीदी 30,000 करोड़ की और लोन रीपे कर दिया 4,000 करोड़ का। अब यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं भाई रेवेन्यू रिसिप्ट्स का और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मेरे को टोटल बता दीजिए, तो ये होता है 1,18,000 करोड़, और ये कितना होता है बच्चों? 1,05,000 करोड़। व्हाट साउंड्स टू बी एक्सेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट? एक्सपेंडिचर 1,18,000 करोड़ उम्मीद है हम खर्च करेंगे रोजमर्रा के जीवन में आने वाले अगले साल में, और आएगा हमारे पास 1,05,000 करोड़। हाउ मच डू वी अर्ज टू स्पेंड मोर चिल्ड्रन? 1,18 में 1,5 माइनस कर दीजिए भाई, 13,000 करोड़। दिस इज नोन एज व्हाट? रेवेन्यू डेफिसिट। तो रोजमर्रा की कमाई कम है और खर्चे ज्यादा है, तो ये रोजमर्रा का डेफिसिट है। व्हाट इट क्लियर? अगर रेवेन्यू रिसिप्ट ज्यादा होती बच्चों तो इसको रेवेन्यू सरप्लस बोलते हैं। बट आपको दुनिया का कोई टीचर, कोई ऑथर, कोई किताब पढ़ाएगा ही नहीं सरप्लस। क्यों? अरे भाई बकवास है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए कभी, क्योंकि कभी भी आपको एडवांटेज नहीं होगा। रुका हुआ पानी बीमारी फैलाता है, डेंगू के मच्छर लाता है, तो फालतू पड़ा हुआ पैसा भी किसी काम का नहीं है। आपके पापा के पास ही 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 50 लाख करोड़ एक्स्ट्रा आ जाए, वो खुश हो जाएंगे? दुखी होंगे। इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि हमको कुछ रिटर्न्स मिले? आप भी एक्स्ट्रा होमवर्क करते हैं, दुख होता है ना, कहीं दोस्त कॉपी चुरा के ले जाए। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से झटपट कॉपी कर लीजिए बच्चों। चलो, तो सबको रेवेन्यू डेफिसिट शब्द का मतलब समझ में आ गया?
एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट। 1,18,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर और 1,05,000 करोड़ की रिसिप्ट, तो कितना आपका डेफिसिट आएगा चिल्ड्रन? 13,000 करोड़। तो ये बात सबको समझ में आ गई। तो दिस इज कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड दिस इज कॉल्ड एज रेवेन्यू रिसिप्ट, और इससे बोलेंगे आप रेवेन्यू बहरा। अरे वही मतलब डेफ इन द सेंस डेफिसिट। समझ में आ गई बात? कोई डाउट किसी को? पक्का? चलिए, थोड़ा कंटेंट हम यहां से इंटरेस्ट का उठाएंगे थोड़ी देर में, और फिर कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर का, तब ये दोनों बन जाएंगे। इज दैट अंडरस्टूड? यहाँ पे आपको बोरोइंग नजर आ रही है बच्चों 7,000 करोड़ की? चलिए, तो बातों को याद रखिएगा। आई एम नॉट डिलीटिंग एनीथिंग। सो ये मैंने आपको बता दिया व्हाट इज सो कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को बच्चों? चलिए, इम्प्लीकेशन मैं आफ्टर दिस टेकअप करूंगा, पहले मैं आपको तीनों डेफिसिट सिखा दूं चिल्ड्रन। चलिए, ये सब तो नहीं लिखेंगे। फिजिकल डेफिसिट चिल्ड्रन, फिजिकल डेफिसिट। सर ये तो सब एकदम ओवरलैप करता जा रहा है। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। फिजिकल डेफिसिट का सबसे पहले बच्चों फॉर्मूला लिख डालिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर्मूला लिख डालिए फिजिकल डेफिसिट का। टोटल एक्सपेंडिचर, व्हेन आई से टोटल एक्सपेंडिचर, आई मीन टू से डे टू डे एज वेल एज नॉन रेकरिंग, डे टू डे एज वेल एज चिल्ड्रन नॉन रेकरिंग, माइनस विच टाइप ऑफ रिसिप्ट चिल्ड्रन? टोटल रिसिप्ट, बट जो लोन आपने लिया है उसको आप कंसिडर नहीं करेंगे। आई रिपीट चिल्ड्रन, जो लोन आपने लिया है आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे। लॉजिक समझ में आया बच्चों? लॉजिक समझ में आया? लिख दीजिए फास्ट, फिर मैं फॉर्मूले से जो कंटेंट हमने लिखा था आपको कैलकुलेशन सिखाता हूं। सो रेवेन्यू डेफिसिट में ओनली रेवेन्यू आइटम्स आर कंसिडर्ड। फिजिकल डेफिसिट में ऑल आइटम्स आर कंसिडर्ड। पूरा एक्सपेंडिचर, पूरी रिसिप्ट, सिर्फ लोन बोरोइंग्स हटानी है। मैंने अभी 7,000 करोड़ के लोन पे फोकस किया था ना, उसको हटा दीजिएगा, बाकी सबको ले लेंगे। तो जो हमारा एक्सेस खर्चा होगा दैट विल गिव अस व्हाट चिल्ड्रन? फिजिकल डेफिसिट। ओके, सो वेरी क्विकली अपडेट दिस चिल्ड्रन। चलिए बच्चों, तो फॉर्मूला सब लिख चुके हैं। मैं इसी कॉम्पोजिशन को आपको यहां पे शो करता हूं। सबको कहानी स्क्रीन पे वेरी क्लियरली नजर आ रही है, और फिजिकल डेफिसिट का एक सीधा फॉर्मूला भी लिख लेते हैं बच्चों। फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर in excess of total receipt excluding borrowings, excluding borrowings। सब लोग रेडी हैं बच्चों? आप मेरे को ये बताएंगे व्हाट इज योर टोटल एक्सपेंडिचर चिल्ड्रन, कैपिटल और रेवेन्यू मिलाकर। व्हाट इज योर टोटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल और रेवेन्यू मिलाकर? कुछ भी नहीं है? अरे क्रेडिट साइड जोड़ लो, मतलब क्रेडिट इन द सेंस राइट साइड जोड़ लीजिए। 1,18 तो पहले ही आ रहा था, 1,18 में 34 और जोड़ दीजिए, कितना बनेगा टोटल एक्सपेंडिचर? 1,52,000 करोड़। समझ में आ गया? सारा कैलकुलेशन मैथ्स के हिसाब से है। देयर आफ्टर चिल्ड्रन रिसिप्ट जोड़ लीजिए। रेवेन्यू वाली 1,05,000 करोड़ थी, प्लस 22 कितना हो गया? 127। लोग कहेंगे सर एक तरफ आप लिख रहे हैं टोटल और फिर आप वो 7,000 इग्नोर कर रहे हैं, तो सर मैथ्स नहीं आती क्या? अरे मैथ्स आती है, इंग्लिश उससे ज्यादा आती है। बोरोइंग्स को नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता सर? अरे बता दूंगा। क्यों परेशान हो रहे हो भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? बता दूंगा, इसका भी रीजन है मेरे पास। तो बच्चों, अब जो आपका जवाब आएगा, खर्चा आपका कितना ज्यादा है आपकी उम्मीद भरी निगाहों की कमाई से? 25,000 करोड़। इसे क्या बोलेंगे आप? फिस्कल डेफिसिट। क्वेश्चन अराइजेस, सर बोरोइंग क्यों आपने हटा दी? आई रिपीट, बोरोइंग क्यों आपने हटा दी?
बाद में बात करेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। आपने डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट साइड में जो वैल्यू लिखी है वो 1,05,000 प्लस 22,000 कितनी थी चिल्ड्रन? रिसिप्ट कितनी थी? 127 प्लस 7 और जोड़ लीजिए 134, और इधर अपना खर्चा जोड़ लीजिए 1,18,000 प्लस 34, ये था 152। एक्सपेंडिचर आप पूरा पूरा लेंगे, एक्सपेंडिचर पूरा पूरा लेंगे, बट जो आप रिसिप्ट लेंगे उसमें बोरोइंग्स को आपको कंसिडर नहीं करना, बोरोइंग को कंसिडर नहीं करना। और अगर आप बोरोइंग जोड़ चुके हैं, आई रिपीट बोरोइंग जोड़ चुके हैं, तो सो कॉल्ड आप उसको अब यहां से माइनस कर देंगे। सबको इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? चलिए, तो सो कॉल्ड इस कहानी को 1 मिनट के लिए थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। सो टोटल एक्सपेंडिचर दैट इज रेवेन्यू कैपिटल दोनों एंड टोटल रिसिप्ट्स। अब यहां पे एक स्पेलिंग नीचे आपको लिखी नजर आ रही है, फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू नेट बोरोइंग। फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू नेट बोरोइंग, इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये होता है कि फिस्कल डेफिसिट 7,000 करोड़ की आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? 7,000 करोड़ की आनी चाहिए। बट सर हमारे एग्जाम्पल में क्यों नहीं आ रही? मैं उसका रीजन आपको बता दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। जरा इस पे आप वापस आ जाइए चिल्ड्रन। रेवेन्यू डेफिसिट नजर आ रहा है आपको? चलिए, इसको अभी बाद में कंसिडर करेंगे। हाँ चलिए, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है चिल्ड्रन? टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? टोटल एक्सपेंडिचर हाउ मच? 9,000 करोड़। और टोटल जो हमारी रिसिप्ट है वो भी कितनी है? सर ये सेम कैसे हो गया? ये सेम कैसे हो गया सर? ये सेम कैसे हो गया? इसी चीज को मेरे को आपको बताना है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हम अपने डायग्राम में वापस आते हैं। सबको ये नजर आ रहा है बच्चों? टोटल अगर आप इन सब चीजों का कर लेते हैं तो इट इज हाउ मच? इट इज हाउ मच चिल्ड्रन? 1,52,000 करोड़। ये आपका एक्सपेंडिचर आ रहा है आंसर। और आपकी रिसिप्ट कितनी है चिल्ड्रन? 80 प्लस 25 इज व्हाट? 1,05,000 प्लस 29 और जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 134। ये एक्चुअली गलत है। क्यों गलत है? भाई हमारा खर्चा इतना है, आई रिपीट हमारा खर्चा इतना है और हमारी कमाई इतनी है। तो आपकी कमाई कम है और खर्चा ज्यादा है, तो आपने बोरो किया होगा ना। ये तो उसके बावजूद भी डिफरेंस दिखा रहा है। बोरोइंग तो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, हमें बोरोइंग एडिट करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो टोटल आपके रोजमर्रा के खर्चे 1,18,000 करोड़, आपके कभी कभी वाले खर्चे 34,000 करोड़। आपके टोटल खर्चे कितने हो गए? 1,52,000 करोड़। 80 प्लस 25, रोजमर्रा की कमाई कितनी है? 1,05,000 प्लस 22 कितना हुआ? 127। 1,27,000 करोड़ की कमाई है और 1,52,000 करोड़ का खर्चा है। कहां से आप मैनेज करेंगे? चोरी करेंगे बच्चों? आंसर, चोरी करेंगे? बोरो करेंगे? कितना बोरो करेंगे? कम से कम 25,000 करोड़ बोरो करेंगे तो आपका काम चलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमको एक नई गाइडलाइन देता है। जब गवर्नमेंट बजट बनाती है तो सबसे पहले क्या प्लान करती है? देश की तरक्की के लिए खर्चा क्या करना है। तो आपका पहला आंसर जो आएगा बजट में, दैट वुड बी एक्सपेंडिचर। देन यू विल सी टू इट कि वो खर्चा मैनेज कहां से होगा। नहीं समझ में आया? वो खर्चा मैनेज कहां से होगा? आपकी रिसिप्ट से। रोजमर्रा के जीवन में जितना पैसा आ रहा है वो देख लीजिए, जो असेट बेच के आएगा वो देख लीजिए। सो दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंड पैरामीटर। व्हाट? सेकेंड। फाइनली द बैलेंस, कि अगर खर्चा ज्यादा है तो कहां से जुगाड़मेंट किया जाएगा। तो बजट में लोन की बात सबसे आखिरी में आती है। एक मजबूर पिता है जिसको बेटे की शादी करनी है। ये कौन सी मूवी है सर बॉलीवुड की? बॉलीवुड में दिखाया था हमारा बेटी का पिता मजबूर होता है, वो मूवी बनाने वाले दलिद्र लोग होते हैं। गॉट इट क्लियर?
क्योंकि लड़के आजकल थोड़ा पढ़ाई लिखाई में ध्यान कम दे रहे हैं, रील वील ज्यादा बना रहे हैं। अब लड़के के पिता से लड़की के पिता ने 5,000 करोड़ दहेज मांग लिया। अब लड़के का पिता कह रहा है 5,000 करोड़ दहेज, 2,000 करोड़ बारात का खर्चा, कितना हो गया? 7,000 करोड़। तो सबसे पहले लड़के के पिता ने क्या अरेंज किया? कैलकुलेट किया, एस्टिमेट किया, अंदाजा लगाया, एक्सपेंडिचर कितना? 7,000 करोड़। जो गेस्ट वगैरह आएंगे 6,000 करोड़ तो वो दे देंगे। कितना मंदिर के सामने कटोरा लेके बैठने पे मांगना पड़ेगा? तो बजट में ये सबसे आखिरी चीज होती है। सर पहले नहीं बता सकते थे आप? पहले अगर मैं आपको बताता तो सीक्वेंसिंग कहां से समझते आप? गिरेंगे, चोट लगेगी, तभी पता लगे अरे इतनी चोट लग गई। तो सबसे पहले बजट में क्या एस्टिमेट होता है? एक्सपेंडिचर। देयर आफ्टर रिसिप्ट। ज्यादा है तो उसका एम्प्लॉयमेंट सोचा जाएगा, कहां यूज कर रहे हैं उस पैसे को, और असेट वगैरह खरीद लेंगे, एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे। ये बात मैंने इंटरनेशनल ट्रेड में आपको बताई थी, गॉट इट क्लियर? ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग में कि अगर कंट्री के पास सरप्लस डॉलर होता है तो हम किसी देश को दहेज वहेज मतलब दान दे देते हैं, कम होता है तो वर्ल्ड बैंक के सामने भिखारी की तरह, कोड़ी की तरह भीख मांगने चले जाते हैं। नहीं तो प्रधानमंत्री 2-4 देश घुमाएंगे, जैसे भाई पैसे पापा भी नहीं दे रहे, चलो हम मौसी घर चलते हैं, एक हफ्ता वहां रहेंगे, 5100 मिल ही जाएगा। वहां से घर नहीं आएंगे, बुआ घर चले जाएंगे। और चाची में और मम्मी में फूट डलवा दी, घर अलग करवा दिए, फिर चाची जी के यहाँ 10-12 दिन रह लेंगे। तो मिला जुला के 21,000 कमा के ले आए एक महीने के अंदर। ओके, तो ये बच्चों लास्ट इंटरफेरेंस होगा। तो सर इसको फिस्कल डेफिसिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारी चीजें एक फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलती हैं, और हम बच्चों इकोनॉमिक्स की, टैक्सेशन की भाषा में फिस्कल ईयर इसको बोलते हैं। जो अकाउंटेंसी में फाइनेंशियल ईयर बन जाता है, आपके घर में जो कैलेंडर टंगा है उसके हिसाब से वो कैलेंडर ईयर है। फाइनेंस की भाषा में देयर इज नथिंग लाइक कैलेंडर ईयर, कुछ नहीं होता। इट इज फिस्कल ईयर। अगर इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस और अकाउंटेंसी है, तो फाइनेंशियल ईयर हो गया। देयर इज नथिंग लाइक कैलेंडर ईयर। समझ में आ गई बात? पक्का? क्योंकि ये एक साल के लिए बात की जा रही है, और ये जो पैसा बोरो किया ये कोई एक साल में वापस नहीं हो जाएगा, ये ओवर 5-10 ईयर्स वापस होता है पैसा। तो इट इज नॉट फॉर 1 ईयर, इसलिए यहां से इसको पूरी तरह से दफा कर दिया गया है, क्योंकि ये फिस्कल एक ईयर की बात हो रही है। दिस इज नॉट रीपेबल ओवर द ईयर। तो ये चीजें आपसे वाइवा में पूछी जाएंगी। गॉट इट क्लियर? सेंट जेवियर्स जाएंगे एडमिशन के लिए, वहां आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, जिसके 10% वेटेज होती है। 75% 10वीं के मार्क्स, 15% 12वीं के मार्क्स। तो 12वीं में तो सीयूईटी आ गया, तो सीयूईटी और 10th के मार्क्स, और इंटरव्यू में पूछेंगे आपसे व्हाई फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेशन एक्सक्लूड्स एक्सटर्नल बोरोइंग। हमारा टीचर पढ़ा था फॉर्मूला, बोला था ये बेटा याद कर लेना। तो यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है आपके एडमिशन का, आप चपरासी के लिए अप्लाई करें। समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए इसको फिस्कल बोलते हैं। ध्यान से पढ़ लीजिए, तो फिसड्डी हो जाएंगे एकदम आप इसमें। समझ गए? तो अब वो जो लाइन लिखी थी वो कॉम्पोजिशन यहां पे काम आएगा। तो बच्चों बता दीजिए फिर से, 1,05,000 और ये मिला के कितना हो गया फिर से? 152 हो गया। तो एडिट कर लीजिए, और आपको नजर आएगा यहां पे जो मैंने बोली थी बात। ये बच्चों लास्ट में देखिए, एट द बॉटम व्हाट डज इट से? फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू व्हाट चिल्ड्रन? नेट बोरोइंग। तो किसी भी कंट्री का बजट देख के तुरंत कैपिटल रिसिप्ट वाले सेक्शन में बोरोइंग देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा फिस्कल डेफिसिट इतना ही होता है। तो एग्जाम में जब न्यूमेरिकल आए, सीयूईटी में जब आपको एमसीक्यू पूछा जाए, बेवकूफ की तरह फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करके टाइम ना बर्बाद करना। जस्ट सी कैपिटल रिसिप्ट में बोरोइंग सेक्शन में कितना लिखा हुआ है। समझ में आ गया? झटपट आंसर आ जाएगा। नहीं तो वही है, पापा के साइज की पैंट खरीद के 12 इंच छोटी करा के अपने साइज की बना ली है। पैंट मिली 1,500 रुपए की, छोटी कराने का 300 रुपए एक्स्ट्रा दिया, 1,800 रुपए। आपके साइज की पैंट ऑलरेडी 1,100 की मिल रही थी। अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? तो जो भी आपकी बोरोइंग होगी बस वही आपकी फिजिकल डेफिसिट है। समझ में आ गया? तो बोरोइंग इक्वल्स टू फिजिकल डेफिसिट। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? कैसे याद रखेंगे सर? आसान है भाई। बैंक गया मैंने कहा बोरो करना है पैसा, सर एफडी रख दीजिए बदले में गिरवी, हम आपको अलाउ कर देंगे बोरोइंग, काम खत्म। बट यहाँ पे एफडी का मतलब क्या होगा? फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू बोरोइंग। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। तो कोई भी बिजनेसमैन जब बैंक से ओडी लेता है ना, ओवरड्राफ्ट उधार उधार लेता है, तो बैंक वाले कहते हैं घर का कागज गिरवी रखो, मैं किराए के घर में रहता हूँ,
अच्छा, दुकान जहां पे है उसके पेपर्स गिरवी रख दो, वो भी शॉपिंग मॉल में किराए पे है। अच्छा, गाड़ी वाड़ी कुछ है? नहीं, ओला कैब से आते हैं। अच्छा, टू व्हीलर? नहीं, वो ई रिक्शा है। तो एक काम करो, एफडी है? हाँ एफडी है, दहेज में मिली थी ससुर साहब से। ठीक है, उसको दे दो हमको। 15 लाख की एफडी दोगे, हम 15 लाख की बोरोइंग अलाउ कर देंगे तुमको। भागे तो कम से कम तुम्हारी एफडी का पैसा हम उस बैंक से वसूल लेंगे। तो फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू बोरोइंग, एफडी गिरवी रखो, लोन ले जाओ। समझे बात को बच्चों? पक्का? अभी इसको और बेचेंगे हम लोग, परेशान ना होइए, बिल्कुल परेशान ना होइए। अभी इसको और बेचेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट आइए बच्चों, व्हाट इज कॉल्ड एज प्राइमरी डेफिसिट। सर ये क्या बोल रहा है? खैर नजर तो आ ही रहा होगा लोगों को, किसी को मोतियाबिंद कैटरैक्ट तो है नहीं। प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू, आई रिपीट, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। अब यहां पे आपको 3,000 करोड़ का इंटरेस्ट नजर आ रहा है बच्चों? 3,000 करोड़ का इंटरेस्ट नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा? मन की आंखों से अपनी कॉपी में देख लीजिए, आपने लिखा हुआ है। तो 25,000 करोड़ माइनस 3,000 करोड़, कितना आंसर आएगा बच्चों? 22,000 करोड़ इज कॉल्ड एज पीडियाश्योर प्राइमरी डेफिसिट। समझ में आ गया? सर अब इसका इसका क्या रिश्ता है? भाई ये जो आपने बोरो किया है, इस पे भी तो इंटरेस्ट होगा, कुछ इस साल होगा, कुछ अगले साल। तो भाई इसी का पैसा जिससे आया, यही वाला पैसा वापस भी जाएगा। आप जिससे बोरो करते हो उसी को प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट देते हो ना। तो 25,000 करोड़ जिन लोगों से लिया, उनको 25,000 करोड़ तो वापस करेंगे ही करेंगे, ये 3,000 करोड़ भी वापस करेंगे। तो इसलिए एकदम कॉन्सेप्ट सिंपल हो गया, एकदम सिंपल। व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग रेवेन्यू रिसिप्ट। What is fiscal deficit? It is the borrowing. And what is primary deficit? It is fiscal deficit minus, काम खत्म। और लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। आईएससी में 2 से 3 नंबर, सीबीएसई में 4 नंबर तक के न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं, और बच्चों की हालत टाइट होती है। रेवेन्यू तो थोड़ी औकात होती है, ठीक ठाक कर लेते हैं, बाकी तो समझ में नहीं आता किसी न्यूमेरिकल। सब उल्टा पुल्टा करके आते हैं, क्योंकि नो टीचर टेक्स पेन एंड मेक चिल्ड्रन ड्रॉ दिस कॉम्पोजिशन। इसलिए ये कॉम्पोजिशन ड्रॉ करना बच्चों बहुत जरूरी है। जब इसको आप ड्रॉ करेंगे, खुद से लिखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हम हैं निर्मला सीतारमन। हम नहीं, मतलब जो बजट बनता है, उन्होंने देखा भी 1,52,000 करोड़ का देश का खर्चा है 2024-25 का, और कितना पैसा आपके पापा मम्मी और हमारे जैसे ईमानदार लोग देंगे। अच्छा चलिए, आपके पापा मम्मी कितना पैसा देंगे? टैक्स 80,000 करोड़। और ट्रेन में लोग ट्रैवल करेंगे, कितना पैसा देंगे? बिजली का बिल देंगे, कितना पैसा देंगे? 25,000 करोड़। और उसके बाद जो बिडेन साहब अभी आए थे ना G20 में, उनको सारे सुलभ शौचालय भेज डाले हमने तो वो कितना दे गए? 22,000 करोड़। स्टिल कोड़ी की तरह हाथ फैला के खड़े हैं, G20 के नाम पे पैसा दे दो। ओके, तो उन्होंने कहा भाई 1,52,000 करोड़ खर्चा है, और आपके देश की जो इनकमिंग है, दैट इज रिसिप्ट है, कमाई है, वो है 1,27,000 करोड़। तो और कितना दे दें कि आपका पेट पूरा भर जाए? 25,000 करोड़। यही है फिजिकल डेफिसिट। जिनसे 25,000 करोड़ लिया, उन्हीं छछूंदरों को ये 3,000 करोड़ वापस भी देना है, तो उसको हटा दीजिए। तो नेट 22,000 करोड़ की प्राइमरी मेन डेफिसिट बस यही है, क्योंकि ये तो आया गया बराबर हो जाएगा। समझ गए बात को? नहीं समझे? पक्का? तो झटपट लिख डालिए बच्चों फॉर्मूले वेरी क्विकली। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। इम्प्लीकेशंस वील बी टेकिंग अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। पहले मैं कुछ न्यूमेरिकल फ्यूमेरिकल आपको करा दूं जरा। चलिए बच्चों, तीनों चीजें कैलकुलेट करते हैं। न्यूमेरिकल आप रिकॉर्डिंग से अपडेट करिएगा, बस अभी मेरे साथ कैलकुलेशन करिए। रेवेन्यू डेफिसिट, रेडी एवरीबॉडी? रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितनी है बच्चों? 200 करोड़। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? और कुछ देखने की जरूरत है? नो। कितना ज्यादा है आपका खर्चा आपकी कमाई से? इट इज कॉल्ड एज व्हाट? रेवेन्यू डेफिसिट। समझ में आ गया? अपडेट कर लीजिए एग्जाम्पल फटाक से। तो रेवेन्यू डेफिसिट का प्रैक्टिकली फिस्कल और प्राइमरी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये चाचा जी के परिवार का बच्चा है, और वो पापा के परिवार के, एक भाई एक बहन। प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट का तो एक ब्रह्मास्त्र बताया हुआ है। क्या है ब्रह्मास्त्र? बोरोइंग।
सर ये पकड़ लिए सर, यही है सर आंसर, व्हाट इट। बट अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते तो कैसे निकालेंगे? फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अब बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा, बट इंटरेस्ट पेमेंट नहीं आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट का पेमेंट आप रोजमर्रा के जीवन में कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी 300 के अंदर पहले से जुड़ा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 300 इंक्लूड्स टू थिंग्स, एक 90 का इंटरेस्ट और एक 210 के अदर पेमेंट्स। खोपड़े में बात गई। तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका हो गया 300 और 60, हाउ मच चलन? 360। और टोटल रिसिप्ट आपकी कितनी हो गई? व्हाट इज योर टोटल रिसिप्ट? ये 200 आएगा टोटल रिसिप्ट में, और कैपिटल रिसिप्ट में भी आएगा। कितना हो गया ये? 360। और सो कॉल्ड टोटल रिसिप्ट में बच्चों रिकवरी ऑफ लोन भी आएगा, बट कैपिटल रिसिप्ट के अंदर लोन की रिकवरी तो इंक्लूडेड होगी। तो क्या आपको फिर से ऐड करने की जरूरत है? नो, आपको फिर से ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो 200 करोड़ का रेवेन्यू रिसिप्ट और 160 करोड़ का कैपिटल रिसिप्ट, कितना हो गया? 360। तो सर ये 360 जीरो हो गया। अरे अकल लगानी होती है हर चीज में, अकल। व्हाट इज दिस चिल्ड्रन? कैपिटल रिसिप्ट, इसके अंदर बोरोइंग भी तो जुड़ी है भाई। कैपिटल रिसिप्ट विद फैमिली कार्ड आया है, मेरा नाम कहां लिखा है? अरे जब विद फैमिली लिख दिया पापा ने, हमारा नाम अलग से होना चाहिए, तो पापा ने ठीक है तुम बच जाओ। समझ में आई बात? तो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आपका लोन ऑलरेडी है। तो ये जो 160 करोड़ है, इसमें आपका 130 करोड़ का क्या है चिल्ड्रन? बोरोइंग, और 30 करोड़ का बाकी पैसा। तो 160 में आप माइनस कर दीजिए 130, ओ सॉरी, हाँ 30 आएगा, गॉट इट। बट वो भी तो जोड़ना था रेवेन्यू रिसिप्ट। हाँ, तो 200 ये हो गया और 30 ये हो गया, कितना हुआ? 230। कितना आएगा डिफरेंस चिल्ड्रन? 130 हो गया इक्विवेलेंट टू बोरोइंग। पक्का? कंफर्म? और इसके बाद क्या निकालते थे? तीसरी जानकारी, प्राइमरी डेफिसिट। क्या होता था फॉर्मूला इसका? एफडी माइनस इंटरेस्ट। तो फिस्कल डेफिसिट 130 करोड़ माइनस 90, तो नेट हमने 40 ही बोरो किया है। मतलब अगर किसी कंट्री की रेटिंग जब होती है ना बच्चों, तो इसके बेसिस पे होती है। नहीं समझे आप बात को? आपने किसी से लोन लिया, अब आप उसको प्रिंसिपल भी दोगे और इंटरेस्ट भी दोगे। अगर आप दोनों लेके भाग जाओ तो आप ज्यादा बुरे हो, या सिर्फ इंटरेस्ट लेके भागो तब आप ज्यादा बुरे हो? दोनों लेके ना। अगर आपने इंटरेस्ट नहीं दिया बट प्रिंसिपल दे दिया थोड़े बहुत, तो आप ठीक हैं, कम से कम ट्रस्ट वर्दी हैं। तो बच्चा होमवर्क कर ही नहीं रहा है, कर रहा है बट गलत कर रहा है। किसको फर्स्ट रैंक पे रखा जाए? गलत कर रहा है, कम से कम कर तो रहा है एटलीस्ट। और जो नहीं कर रहा तो डी कैटेगरी, दलित एकदम। समझ में आ गया? तो 130 करोड़ रुपए जिनसे लिया, उन्हीं को वापस 90 इंटरेस्ट भी देना है। तो हम नेट डिफॉल्ट अगर करेंगे तो 40 का होंगे। तो जो कंट्रीज की रेटिंग होती है ना, ये प्राइमरी डेफिसिट के बेसिस पे होती है। और जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करती है तो वो रेवेन्यू डेफिसिट कभी नहीं देखती, भाई ये तो रोजमर्रा का है, आज खराब है कल को अच्छा हो ही जाएगा। तो इंटरनेशनल स्फीयर में हम पीडी और एफडी देखते हैं हमेशा, पीडी और एफडी। वर्ल्ड बैंक जब हमें लोन देता है ना, तो हमारा पीडी एफडी देख के लोन देता है हमको, कभी भी वो रेवेन्यू डेफिसिट देखेगा ही नहीं। समझ में आई बात कि नहीं आई? अभी G20 हो गया, खटाक से हमारा रेवेन्यू डेफिसिट कम हो जाएगा, बहुत पैसा आ गया। बट ये इल्यूजन है, ये इल्यूजन है। वो आया तो झटपट खर्च भी तो हो गया। 4100 करोड़ रुपए खर्च हुआ, सर आया कहां से? अरे इतने फॉरेन डेलीगेट्स इंडिया आए, होटल वगैरह में स्टे किए, उन होटल का पेमेंट ठीक है हम ही ने किया, ताज में स्टे किया, मान लीजिए यूएस प्रेसिडेंट, तो लेटस से 150 करोड़ खर्च हो गया। अब 150 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर का पैसा कलेक्ट करके ताज वालों को दिया। ताज ने उतने दिन अपने वेटर्स को सैलरी दी उसमें से। सर मान लीजिए वो ना रुकते तो कोई और रुकता। अरे रुकता ठीक है, गारंटी था इतना रेवेन्यू आता? नहीं आता। ये तो गारंटी हो गई कम से कम। शादियां इंडिया में कोविड सीजन में हुई, बट क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हुई? नो। क्यों नहीं हुई? क्योंकि भाई शादी में पहले तो 400-500 लोग आते थे, भंडारा होता है इंडियन वेडिंग्स में, और एक दो फैक्ट्रियां सेटअप हो जाए इतना पैसा खर्च होता है।
शादी है पड़ोस में गुप्ता जी के यहाँ से, और हमारे घर में लोग पगलाए हुए, हम नया लहंगा खरीदेंगे, हम नया कुर्ता खरीदे, तुम्हारे घर में शादी है क्या? नहीं 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 नहीं, डोंट टेक इट अदरवाइज। लेडीज के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अलमारी खोलती है, क्या पहनूं समझ में नहीं आ रहा। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? अब कुछ है ही नहीं पहनने के लिए। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? 5 साड़ी है तो कम से कम 12 चप्पल चाहिए साथ में, हर साड़ी के साथ ही मैचिंग चप्पल। जेंट्स है, मेल्स है, एक बेचारों का ब्राउन जूता है, एक ब्लैक जूता। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? तो अगर दुनिया में लेडीज शॉपिंग करनी बंद कर दे, मैं गारंटी कर सकता हूँ बच्चों, इकोनॉमिक ग्रोथ आधी आधी गिर जाएगी। लॉजिक समझे कि? लड़के मैक्सिमम क्या सुरमा लगाएंगे, इससे ऊपर कुछ नहीं, इससे ऊपर कुछ नहीं। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो अब जब बाहर से लोग आए, इतनी बुकिंग्स हुई, खर्चा पानी हुआ, तो सो कॉल्ड कंट्री में अब और रेवेन्यू कल को आएगा। जब ताज की बुकिंग हुई, उनका रेवेन्यू ग्रो किया, तो टैक्स पेयर का पैसा चैनलाइज हुआ। तो सर टैक्स पेयर कोई पैसा छोड़ दे, हाँ तो टैक्स पेयर को पैसा छोड़ दे, टैक्स पेयर तो वोट भी नहीं देगा, और वोटिंग वाले दिन घूमने चला जाएगा रिजॉर्ट में, सरकार को क्या फायदा? देश कैसे तरक्की करेगा? तो देश तो कुछ लोग हैं थोड़े जो अगेंस्ट द गवर्नमेंट जाते हैं और बोलते हैं पगला गई है सरकार। अरे ये पार्ट ऑफ द गेम है। व्हाट इट, पगला क्या गई है? शादी में इतना पैसा गुप्ता जी ने खर्च कर दिया। अरे तो भैया गुप्ता जी पैसा खर्च, तो वहां पेट में क्यों दर्द हो रहा है? खाए तो बड़ा भगड़ भगड़ दे वहां पे। अभी बेचारे गुप्ता जी 2 रेसिपी खिलाए होते तो दुनिया भर का भर भर के प्रीफिक्स सफिक्स लगा के नाम सुनाते उनको। 56 भोग बना था, पैसा बर्बाद कर दिया गुप्ता जी। अजीब टाइप के लोग हैं भाई। अरे उनके पास पैसा था, उन्होंने उधार मांगा तुमसे, सिंपल एज दैट। तो कोविड के टाइम पे शादियां हुई, गठबंधन हुए, मान ली बाद में कुछ डाइवोर्स भी हो तो जनरल है खैर, बट जो गेस्ट एक्स्ट्रा नहीं आए, उन्होंने शॉपिंग नहीं की, एक्स्ट्रा खाना नहीं बना, तो ये सब खर्चा कम हो गया, कितने लोग अनएम्प्लॉय हो गए। तो ये सब एक्टिविटीज चलती ही रहेंगी हमेशा। समझे कि नहीं समझे? पक्का? तो ये बच्चे पढ़ते जरूर है, बट उनको पता होना चाहिए काम कहां पे आता है। तो इंटरनल बिजनेसमैन गवर्नमेंट की वर्किंग इससे रिफ्लेक्ट होती है ईयर टू ईयर। इंटरनेशनल रेटिंग हमारी पीडी और एफडी से की जाती है कि हमारी फिजिकल डेफिसिट कितनी है। सर फिजिकल डेफिसिट 0 हो सकती है? फिजिकल डेफिसिट 0 हो सकती है? आंसर? अरे हाँ भाई, आप लोग एक तो बड़े मायूस टाइप के लोग हैं, तुरंत नो बोल देते हैं। सोचिए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फिजिकल डेफिसिट? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। व्हाट इट क्लियर? हाँ रेवेन्यू भी अंग्रेजी में तो रिसिप्ट ही होता है। 360 करोड़ का खर्चा, 360 करोड़ का रिसिप्ट, कोई बोरोइंग ही नहीं हुई, कोई बोरोइंग ही नहीं हुई। तो एफडी कितना हो जाएगा? 0। कब होगा एफडी 0? व्हेन देयर इज नो बोरोइंग। तो जब हम कुछ भी बोरो नहीं करेंगे, हमारी फिजिकल डेफिसिट 0 हो जाएगी। नहीं समझे? आंसर? गल्फ कंट्रीज में ऐसा होता है चिल्ड्रन, वो बोरो नहीं करते हैं। सर तो देश कैसे चलता है? देश चलाने के लिए वो पब्लिक से, दुबई में तो 2015 तक टैक्स भी नहीं था शायद, 8.65% ऑफ द सैलरी ऑफ द बिजनेसमैन प्रॉफिट वहां की गवर्नमेंट लेती थी, उससे पूरा देश चलता था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी, और जब आप रिटायर करेंगे, जॉब छोड़ के जाएंगे, उस पैसे का जो इंटरेस्ट होगा उसके साथ आपको प्रिंसिपल वापस कर देंगे। दैट वाज द जीरो टैक्स इकोनॉमी। इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने आ जाते थे कि उसी से देश चल जाता था। हमारे तो चोर टाइप के लोग ज्यादा हैं, 4.5% लोग यहाँ टैक्स देते हैं सरकार को, ख्वाब बड़े बड़े हैं, दुबई जैसा बढ़िया पे फेरारी वर्ल्ड बन जाए, सुअरों टैक्स एक पैसा नहीं देना है, फेरारी वर्ल्ड चाहिए। समझ में? जैसे घर में 7 दिन में से 4 दिन खिचड़ी खाएंगे, बट मेहमान ने अगर किसी दिन बुला लिया तो 56 भोग की उम्मीद लगा के बैठेंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? कंफर्म? तो एफडी फिजिकल डेफिसिट 0 कब होगा? जब कोई बोरोइंग ही ना हो। तो गल्फ कंट्रीज में ऐसा होता है, दे डू नॉट बोरो मनी। वहां पहले शेख लोग के पास, मान लीजिए कि आपके पापा दुबई के बहुत बड़े शेख थे, 15,000 करोड़ दिरहम की जायदाद थी उनके पास। सर कैसे आई? आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी बहुत बड़े रूलर थे, बहुत लैंड एरियाज थे, बहुत खेती बाड़ी थी, काफी लोगों को नौकरी दी थी। धीरे धीरे मोनार्की खत्म हो गई, डेमोक्रेसी मान लीजिए, डिक्टेटरशिप चली आई। अब 15,000 करोड़ रुपए की वेल्थ से आपने फैक्ट्रियां लगवा दी, लोगों को नौकरियां दे दी, तो आपको बोरो करने की जरूरत नहीं है, आप एक्सपोर्ट करने लग गए। गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है बच्चों, बताइए? सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, व्हाई गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्स? सरकार टैक्स क्यों लेती है? देश चलाने के लिए। अगर सरकार के पास रेलवे से, रोड ट्रांसपोर्ट से, शिपिंग से, एयरवेज से पैसे मतलब भर के आ जाएं, क्या वो टैक्स लगाएंगे आपके ऊपर? नो। क्यों 28% का टैक्स लगाया जाता है लग्जूरियस व्हीकल्स पे?
महंगे होटल्स पे, क्योंकि सरकार को पैसे चाहिए। अगर ऑलरेडी 5% वाली आइटम से इतना टैक्स मिल जाए तो गवर्नमेंट किसी चीज पे इंपोज ही नहीं करेगी। मैं गूगल ब्लॉग पढ़ रहा था, उसमें ये था 5%, 12%, 18% एंड 28%, और कुछ आइटम्स पे 0% जीएसटी है। अलग अलग आइटम पे अलग अलग जीएसटी लगता है। गवर्नमेंट का टारगेट है कि एवरेज हमें अगर 17% जीएसटी मिल जाए तो हमारे खर्चे सारे मैनेज हो जाएंगे। अभी गवर्नमेंट 2017 जुलाई 1 से लगा था जीएसटी, 11% का एवरेज मेंटेन कर पाई है। मतलब कुछ आइटम्स पे 5% मिलता है, कुछ पे 12, कुछ पे 18। तो टोटल सेल वैल्यू पे जितना जीएसटी मिलता है, द रफली वैल्यू कम्स टू 11%, और गवर्नमेंट को कितना चाहिए? 17%। कल को मान लीजिए गवर्नमेंट का जो 17% वाला टारगेट है ये 19 हो जाए, तो गवर्नमेंट कहेगी अब इंडिया में 28% वाली जीएसटी खत्म, अब मैक्सिमम कितना चार्ज करेंगे? 18%। गवर्नमेंट का टारगेट पूरा हो जाएगा। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपके खर्चे पूरे करने के लिए पापा बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है, उन्होंने 4 ब्रांचेस भी खोल ली हैं। अब जब आप बड़े हो गए, अपने पैरों पे खड़े हो गए, सर अभी भी अपने ही पैरों पे खड़े होते हैं, अरे मतलब एबल टू अर्न अ लिविंग, व्हाट इट क्लियर। अब पापा की जिम्मेदारियों का बोझ कम हो गया, उन्होंने 4 में से 3 आउटलेट्स बंद कर दिए, सिर्फ एक आउटलेट चला रहे हैं ताकि थोड़ा एक टाइम टेबल बना रहे ऑफिस जाने आने का, बाकी आप वेल टू डू हो गए हैं। तो अब कमाई हमें उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। पापा ने इस्कॉन मंदिर ज्वाइन कर लिया, हरे रामा हरे कृष्णा बोलते अच्छा थे तो और कमाई बढ़ गई। समझ में आया? अभी एक गूगल ब्लॉग पढ़े थे, वहां पे था मेनी आईआईटीएंस लेफ्ट आफ्टर स्टडिंग आईटी देयर कॉर्पोरेट जॉब्स। त्याग दिया, मैंने त्याग दिया, बॉस की गाली ना पड़े इसलिए करोड़ों छोड़ के अरबों का धंधा चालू कर दिया। हरे रामा हरे कृष्णा में अरबों कमाएंगे कम से कम, मेरे टारगेट यही आने वाले टाइम में। तो यहाँ बड़ा टीका लगा लूं गोल गोल, फिर प्रवचन दूंगा, अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। समझ में आई बात की नहीं? पढ़ा लिखा इंसान ही बोल सकता है, बाकी तो भौंकते हैं। गॉट इट? तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट का टारगेट 11 है, तो 28% वाला आइटम चल रहा है। खोपड़े में बात गई। अब जिस दिन इंडिया में इतना वेल्थ गवर्नमेंट को, इतनी कमाई गवर्नमेंट को, इतनी अर्निंग गवर्नमेंट को, रेलवे, वाटरवेज, एयरवेज, शिपिंग, इलेक्ट्रिसिटी, रोड ट्रांसपोर्ट से मिलने लग जाए तो शायद गवर्नमेंट इनकम टैक्स को खत्म ही कर देगी। बट देश इतना बड़ा है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। उस दिन हमारा एफडी क्या होगा बच्चों? 0 होगा। समझ में आई बात की नहीं आई? तो फिस्कल डेफिसिट 0 हो सकता है। पकौड़ी दमालू कब 0 होगा सर? पकौड़ी दमालू उस दिन 0 होगा जिस दिन आप अनिल अंबानी बनेंगे। मतलब इंटरेस्ट इतना ज्यादा है, लोन लेना पड़ रहा है सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने के लिए, प्रिंसिपल देने की तो औकात ही नहीं है। सर भगवान ना करे पीडी 0 हो जाए। तो एफडी 0 होना अच्छी बात है, बट पीडी 0 कब होगा? 130 करोड़ का लोन और 130 करोड़ का इंटरेस्ट, आपका पूरा इंटरेस्ट आपकी बोरोइंग से चला जा रहा है, पूरा इंटरेस्ट आपकी बोरोइंग से चला जा रहा है। मतलब आपकी कमाई इतनी है ही नहीं कि कमाई में से इंटरेस्ट पे कर पाओ। कहां से पे कर रहे हो? उधार लेकर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। डेट ट्रैप बोलते हैं इसको। अभी बीच में स्क्रीन पे आपने एक डेट ट्रैप देखा होगा, मैंने इसीलिए अभी आपको नहीं समझा, भी ना समझ पाते आप, नादान परिंदे थे क्योंकि। तो डेट ट्रैप वही होता है। तो मोहल्ले के एक अंकल हैं, लोन लिए जा रहे हैं, किस लिए? बेटा इंटरेस्ट पे करना है। तो प्रिंसिपल कब पे करोगे? अगले जन्म में। अंडरस्टैंडिंग? तो पीडी का 0 होना अच्छी बात नहीं है, जितना पॉजिटिव रहे अच्छा है। नेगेटिव हो जाए तो अरे बाप रे बाप, इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो गया, वर्ल्ड बैंक पैसा देने को नहीं तैयार है। कह रहा बेटा तुम्हारा इंटरेस्ट है 40,000 करोड़ और तुम्हारी बोरो करने की कैपेसिटी है 10,000 करोड़ की, पाकिस्तान। समझ में आ गया? इतना ज्यादा उनका इंटरेस्ट बर्डन है, वो लोन ले भी लेंगे तो नालायक इंटरेस्ट भी नहीं दे पाएंगे। तो पीडी शुड नेवर बी 0, इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो अच्छा है। एफडी फिस्कल डेफिसिट 0 हो गया मतलब आपकी बोरोइंग नील है। तो गल्फ कंट्रीज में ऐसा होता है, छोटे छोटे वो चवन्नी अठन्नी मोहल्ले बराबर जो देश होते हैं, सिशेल्स वगैरह एंड ऑल दैट, वहां पे होता है 0। देयर दे डोंट बोरो। उनकी इकोनॉमी में कमाई इतनी हो जाती है कि उनको बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ती। इवन उनके रेवेन्यू डेफिसिट भी नहीं होते। रेवेन्यू सरफ्लो, कनाडा क्यों दूसरे लोगों को कहता है 4 लाख कैनेडियन डॉलर दो, 3 साल रहो, सिटीजनशिप ले जाओ? क्योंकि उनके पास लोग नहीं है, वो बुला रहे हैं लोगों को, बिकॉज दे हैव सरप्लस। व्हाट इट क्लियर? इंडिया बुलाता है किसी को? एब्सोल्युटली नॉट। समझ में आ गई बात बच्चों? चलिए, तो ये क्वेश्चन आप झटपट अपनी कॉपी में लिखिए बच्चों। प्राइमरी डेफिसिट 5800 करोड़ रुपए की है, इंटरेस्ट है 600 करोड़ का,
फिस्कल डेफिसिट पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट कंटेंट लिखिए, पूरा पैराग्राफ मत छापिएगा। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या बताया बच्चों मैंने आपको? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। किसको डाइवोर्स दे दिया? समझ में आ गया? आप पूरी धरती का चक्कर काट लीजिए बच्चों, और इस फॉर्मूले से आंसर निकाल के बता दीजिए, मैं आपको नोबेल प्राइज दिलवा दूंगा। इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट। बच्चे लिखाएंगे रॉन्ग क्वेश्चन। जब घर का दरवाजा बंद हो जाए तो पड़ोसी की छत से छलांग लगाइए। ठीक है, हो सकता है दादी डंडा मार दें, बट घर में तो घुस जाएंगे। पकौड़ी दमालू का फॉर्मूला क्या बताया था? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो भाई प्राइमरी डेफिसिट है 5800 करोड़, फिस्कल डेफिसिट आपको पता नहीं, और इंटरेस्ट कितना है? 600 करोड़। तो फिस्कल डेफिसिट कितनी हो जाएगी बच्चों? 52 क्यों होगा? माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। एलजेब्रा में पढ़ाया क्या होगा 5वीं कक्षा 6ठी कक्षा में? लोग एलजेब्रा को डाइवोर्स दिया है, और नहीं पता था चुड़ैल जिंदगी भर रहती है साथ में। ये सब भूत प्रेत है, ये चैप्टर नहीं है, मतलब सब्जेक्ट नहीं है, भूत प्रेत है। अंडरस्टूड? अब सीधे सीधे भी अप्लाई कर लीजिए, 64 में 6 माइनस कर लीजिए तो 58 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो जिंदगी अकल से चलती है, पढ़ाई लिखाई से नहीं चलती। अब आप यही फॉर्मूला रट के चले जाए, लगाते रहिए फॉर्मूला दाएं बाएं, उल्टा पुल्टा, आंसर कभी आएगा ही नहीं आपका। समझ गए सब लोग? चलिए बच्चों, देखिए आंसर सही आ रहा था ना? हाँ, फिस्कल डेफिसिट है 8000 करोड़ रुपए का, इंटरेस्ट पेमेंट है 600 करोड़ रुपए का। प्राइमरी डेफिसिट निकालिए झटपट। चलिए लेट्स सी। 7400 करेक्ट। चलो चला जाए आगे, चले आगे बच्चों। चलिए, उदास हो गए कुछ लोग पढ़ते पढ़ते। चलो कैलकुलेट करो बच्चों झटपट फास्ट। फिस्कल डेफिसिट निकालिए। क्या निकालना था? टोटल खर्चा दिया हुआ है, रोजमर्रा का खर्चा दिया है। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट का मतलब असेट को लुढ़का दिया, मतलब निपटा दिया। तो टोटल रिसिप्ट आपको इससे मिल जाएगी बच्चों। अगर इसके अंदर दिया होता नॉन डेट के नीचे डेट कैपिटल रिसिप्ट, या तो टोटल करके माइनस कर देते या लेते ही ना उसको। ठीक है, तो अब फिस्कल डेफिसिट आपको निकालना है। क्या होता है फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला? एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर 85,000 करोड़, और ये कितना है बच्चों? 65। कितना आएगा? 20,000 करोड़। खोपड़े में बात गई? पक्का? चलिए, सही पढ़ाया ना? हाँ एकदम। ये 5,000 क्या है? नॉन डेट। अच्छा, ओके, ठीक ठीक ठीक, समझ गए। चलो बच्चों, तो डेफिसिट को कम किया जाए या बढ़ने दें? लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ रहा है तो चलो अच्छा है, तरक्की होगी। बट शॉर्ट टर्म में इसको थोड़ा थोड़ा कम भी करना है। पता लगा फैक्ट्री लगा दी भयंकर, आउटपुट इतना ज्यादा, कंट्री में ना कोई खरीदने को ना एक्सपोर्ट करने को, तो भाई इस तरह का डेफिसिट नुकसानदायी है। तो सबसे पहले तो आप समझ लें कि डेफिसिट का मतलब क्या होता है। डेफिसिट का मतलब होता है बच्चों, एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसिप्ट। एक ही बात है, अंग्रेजी लोग ज्यादा पटर पटर कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसिप्ट। कैसे आप अपनी डेफिसिट को कम करेंगे? या तो कमाई बढ़ाइए, शाहरुख खान को देखा ना ऐसे करते हुए, मेरा स्टूडेंट रह चुका है। वो एक्शन उसको मैंने ही सिखाया था, ऐसे करना है बस तुमको। तो ऐसे करके क्या दिखाना चाह रहे हैं पब्लिक को, कि कैसे बजटरी डेफिसिट को कम करना है। या तो कमाई बढ़ा लो, या तो खर्चा घटा लो। गॉट इट क्लियर? खर्चा कैसे बढ़ेगा, सॉरी घटेगा, और कमाई कैसे बढ़ेगी? भाई लोगों से ज्यादा टैक्स ले लीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ज्यादा से ज्यादा बोरो कर लीजिए उनसे। इलेक्शन आने वाला है तो बेटा टैक्स ना बढ़ाना, बोरो कर लो, नहीं तो वोट वोट नहीं मिलेगा तुमको। ओके। और खर्चा कैसे कम होगा? लोगों से कहो यूनिवर्सिटी की फीस जो 1,500 रुपए साल थी, अब वो 15 लाख रुपए है। औकात है तो एमबीए कर लो, बीकॉम कर लो, नहीं तो पकौड़े बेचो जाकर। समझना क्या? इंडिया का डेफिसिट इसीलिए ज्यादा है क्योंकि ग्रेजुएशन वगैरह की स्टडीज में फीस एकदम नेग्लिजिबल होती है। और यूएस वगैरह में डेफिसिट इसलिए कंपैरेटिवली इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट इस तरह से सपोर्ट
नहीं करती। फंडामेंटल इज क्लियर। चलिए ये लिख लीजिए, ये शायद लास्ट टॉपिक है, तो ये हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए।